बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बच्चों, तो आज की लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल में स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जानेंगे। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, फिर इन चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे हमने कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम लिया, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम समझते हो, या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एटम हो या आयन हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिस्टम बोल दिए तो उसमें एटम भी चला आया, आयन भी चला आया। और मल्टी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक से ज्यादा हो। और जैसे मान लो कि ये सेल्स है, ये कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है। अब ये न्यूक्लियस, ये सेल्स, सेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स लोकेट कर रहा हूं। अब पूरा अब स्फेरिकल शेप नहीं दिखाया है, ये सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा है कि जो न्यूक्लियस है एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और सेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं बच्चों? निगेटिवली चार्ज्ड। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस एटम का सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, स्क्रीन समझते हो? स्क्रीन हिंदी में उसको कहते हैं पर्दा। जैसे आप घर में होते हो, विंडो में स्क्रीन लगा देते, पर्दा लगा देते, तो क्या होता? बाहर से आने वाली एयर या सनलाइट आपको अपने रूम में, अपने कमरे में कम महसूस होती या ज्यादा महसूस होती? जब विंडो में आप पर्दा लगा देते हो, स्क्रीन लगा देते हो, तो बाहर से आने वाली एयर या सनलाइट आपको कम फील होती है। ठीक है? तो स्क्रीन का काम क्या है? स्क्रीन का काम होता है रोकना। आपने पर्दा कहीं पे लगाया, मतलब आप विजिबिलिटी को रोक रहे हैं, सनलाइट को रोक रहे हैं, एयर को रोक रहे हैं। इस तरह से बाहर से आने वाली धूल को रोक रहे हैं। तो स्क्रीन का काम हुआ रोकना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ढकने वाला इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलिए या उसी को शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलेंगे। तो अब एटम में स्क्रीनिंग या शिल्डिंग का क्या मतलब है? देखिए, हम इस मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन देख रहे हैं। अगर ये जो इनर सेल्स दिखाए गए हैं, ये दिखाया गया, ये दिखाया गया, तो ये इनर सेल्स अगर नहीं होते तो न्यूक्लियस अपना फुल अट्रैक्शन इस आउटर सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा होता। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाओ इस सेल में, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन लग रहा होता, उसको सील्ड या स्क्रीन करने के लिए इसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। अगर ये सेल वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो न्यूक्लियस इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे अपना फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता। या दूसरे शब्दों में इसी बात को कहोगे तो ऐसे कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो न्यूक्लियस द्वारा लगने वाले फुल अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता। कब? अगर ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हाँ, जब ये इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच
अब ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच स्क्रीन का काम करेंगे, और स्क्रीन का काम करेंगे मींस न्यूक्लियस द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगेगा उसको ये इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ढकेंगे, रोकेंगे। मींस ये कि इनके परजेंस के वजह से, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स के परजेंस के वजह से ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फुल फोर्स या पूरा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू द शील्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद रहने के वजह से जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस का फुल फोर्स या फुल चार्ज या फुल अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो अब आइए, जो रियल अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का एक्सपीरियंस करेगा, उसी नेट या रियल अट्रैक्शन को कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसको डिनोट करेंगे जेड इफेक्टिव से। तो एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फुल फोर्स या फुल अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करता है ड्यू टू द स्क्रीनिंग और शील्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देयर। अब जो नेट अट्रैक्शन कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक्सपीरियंस करता है, उसी नेट या रियल अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज टोटल न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में कम होगा। टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? तो जैसे किसी एटम की एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अगर जेड एटॉमिक नंबर है तो उसमें न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स हुए। एक प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है बच्चों? +1। तो जेड प्रोटॉन की चार्ज क्या हुई? +Z। तो अगर वो टोटल अट्रैक्शन की बात होती तो +Z चार्ज के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता, लेकिन इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीन या शील्ड जैसा काम करने के वजह से, इनर सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा स्क्रीनिंग या शील्डिंग प्रोड्यूस होने के वजह से जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस का फुल फोर्स, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जो नेट फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, उसी नेट फोर्स को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो अब इन बातों को पढ़ देते हैं। सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कहा गया कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोले तो अभी बतलाया था आपको कि एटम भी हो सकता, आयंस भी हो सकता, प्रोवाइडेड उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक से ज्यादा हो। एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। अभी अभी सिखलाया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा शील्डिंग या स्क्रीनिंग प्रोड्यूस करने के वजह से ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फुल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो वही लिखा गया कि ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस देन द एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज या देन द टोटल न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब आ गया ये इवन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। कहा कि इवन फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इज ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंसिंग द टोटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑर्बिट का भी इलेक्ट्रॉन
टोटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन को मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक्सपीरियंस नहीं करता है। सच रिडक्शन इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, रिडक्शन मतलब घटना, रिड्यूस होना मींस घटना, सच अट्रैक्शन इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन एनी इलेक्ट्रॉन बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा था वो रिड्यूस इसके वजह से नहीं हो रहा था, इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से घट रहा था। तो वही लिखा है, सच रिडक्शन इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन एनी इलेक्ट्रॉन बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे या शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, आगे लिखा गया एंड द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल को आप रियल भी बोल सकते हैं, नेट भी बोल सकते हैं, एंड द एक्चुअल जो वास्तविक न्यूक्लियर चार्ज, वास्तविक न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो रियल अट्रैक्शन फील करता है, जो नेट अट्रैक्शन फील करता है, उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से, जेड ई डबल एफ डॉट, पढ़ोगे जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये नोटेशन सिग्मा है। ये जेड क्या है बच्चों? जेड है टोटल न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर। अभी अभी समझाया था कि किसी एटम के एटॉमिक नंबर अगर जेड है मींस उसमें प्रोटॉन्स की संख्या जेड होगी, और एक प्रोटॉन पे चूंकि 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके न्यूक्लियस का नेट चार्ज हुआ प्लस जेड, तो यही जेड लिखा हुआ है टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। ये सिग्मा जो है स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट है, और ये सिग्मा प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ओके, इतनी बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। तो अभी देखा था आपने कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, यहाँ सिग्मा आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट था या शील्डिंग कांस्टेंट, और जेड था टोटल न्यूक्लियर चार्ज, ये था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिग्मा को फिर लिख दिया स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, और ये जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? कौन शील्डिंग कर रहे थे? किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस द्वारा लगने वाले अट्रैक्शन को शील्ड कौन कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिग्मा की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शील्डिंग उनके द्वारा प्रोड्यूस होगी, जो स्क्रीनिंग उनके द्वारा प्रोड्यूस होगी, वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां लिखा ये जो सिग्मा है स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट है, एंड दिस सिग्मा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ये सिग्मा के बारे में लिखा गया, इस सिग्मा के बारे में। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिग्मा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जितना कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिग्मा की वैल्यू उतनी कम होगी। ओके, यहां तक हो गया। हम आज ही के लेक्चर में आपको कैलकुलेशन भी सिग्मा का सिखाएंगे, एक रूल पढ़ेंगे इसके बाद स्लैटर्स रूल, तो उससे स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना भी सिखाएंगे। आइए पहले आगे की चीजों को देखें। द स्क्रीनिंग occurs only due to inner electrons and the electrons of same cell। जैसे मैं यहां समझाता हूं, यह कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो जैसे आप अगर इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन देख रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या इस सेल का भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है? बोलो, नहीं आ रहा। ये जो सेल है वो इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बाद आया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के लगने वाले अट्रैक्शन को, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के लगने वाले अट्रैक्शन को
ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही सील्ड नहीं करेगा, लेकिन हाँ इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इस सेल में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स सील्ड करेंगे। हमने दो दिखाया है इसलिए दो बोल रहे हैं। यहां मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन सील्ड करेंगे इस पे लगने वाले अट्रैक्शन को, और इस सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन सेम सेल में, जिस सेल में वो इलेक्ट्रॉन है वहीं पे मौजूद इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को सील्ड करेंगे। लेकिन इसके बाद जो सेल आया है, मतलब जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे आप न्यूक्लियस का अट्रैक्शन देख रहे हो, उसके बाद वाले सेल के इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस द्वारा लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को सील्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आउटसाइड है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के आउटसाइड है। अगर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे बात करोगे न्यूक्लियस के लगने वाले नेट अट्रैक्शन की, तो इसको सील्ड करने के लिए इस सेल के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस सेल के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई बात समझ में? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच ये सभी इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन सील्डिंग प्रोड्यूस करेंगे वो या तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस सेल के इलेक्ट्रॉन से पहले वाले सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, या उस सेल के इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाँ, उस सेल के बाद आने वाले सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को सील्ड या स्क्रीन नहीं करेंगे। तो ये बात आप समझ गए। अब आगे देखो, इफ द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग फ्रॉम सेम ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट का है। तो जैसे मैंने ये न्यूक्लियस दिखाया, ये एक ऑर्बिट दिखलाया। ओके, अब बच्चे आप जानते हो कि सेल में सबसेल्स या ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स है, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स। तो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक कौन है? किसी पर्टिकुलर सेल में, खास सेल में, अगर एस पी डी और एफ ये चारों ऑर्बिटल्स या सबसेल मौजूद हैं किसी खास सेल में, जैसे मान लो कि आप कहते हो 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, 4s 4p 4d 4f, ये कहते हो, तो क्या मैं बोलना चाहता, क्या समझाना चाहता? ये समझाना चाहता कि ये जो s p d और f ऑर्बिटल्स या सबसेल हैं, दिस बिलोंग्स टू सेम सेल, सभी फोर्थ सेल के हैं, मतलब सेम सेल के ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हुए। तो जब सेम सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स की बात करोगे, तब न्यूक्लियस से सबसे नजदीक कौन होगा? s, तब p, तब d, तब f। किसी भी सेम सेल में न्यूक्लियस से सबसे क्लोज जो ऑर्बिटल होगा, दैट विल बी s ऑर्बिटल, देन p, देन d एंड देन f। ठीक है, तो अब आओ, अगर s इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, किसी सेम सेल में s इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, तो न्यूक्लियस और उस s सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बीच, आप ध्यान से सुनिए, मैं बस ये बोल रहा हूं कि किसी सेम सेल में s सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जब आप बात करोगे, तो न्यूक्लियस और उस s सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या p, d और f सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो s सबसेल पे न्यूक्लियस के लगने वाले अट्रैक्शन को p, d और f सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी सेल के p सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसको s सबसेल का इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेगा। p सबसेल पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन लगेगा, इसको s सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेगा, बिकॉज s और p
सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स से पहले कौन आ जा रहा, एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन्स। तो एस सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करेगा, डी में मौजूद इलेक्ट्रॉन को भी स्क्रीन करेगा, एफ सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को भी स्क्रीन करेगा। लेकिन एस सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को पी डी एफ सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन नहीं करेंगे, बिकॉज दिस कम्स आफ्टर एस सबसेल इन ए पर्टिकुलर सेल। सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस से कौन सा हुआ, एस सबसेल। अब आओ एस के बारे में जान गए कि एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन पी डी और एफ सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करेगा। लेकिन पी सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, बोलो किसको किसको स्क्रीन करेगा, डी और एफ सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करेगा। क्योंकि पी जो है वो एस के बाद आ रहा, अवे फ्रॉम एस, तो एस सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को पी सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं करेगा, लेकिन डी और एफ सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को पी सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ढकेगा। ओके, डी की बात करो तो डी सिर्फ किस में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ढकेगा, एफ सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ढकेगा। लेकिन एस और पी में मौजूद इलेक्ट्रॉन को डी में मौजूद इलेक्ट्रॉन स्क्रीन या सील्ड नहीं करेगा। अगर एफ सबसेल की बात करोगे तो ये सबसे लास्ट में आया है, तो ये एस पी और डी तीनों में से किसी भी सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन या सील्ड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एस सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पी डी एफ में से किसी भी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन कर रहा, लेकिन पी सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी और एफ को स्क्रीन कर रहा, डी सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन सिर्फ एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन कर रहा, और एफ सबसेल वाला इनमें से किसी को नहीं कर रहा। तो हमने ये सीखा कि अगर सेल सेम हो, लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स फ्रॉम सेम ऑर्बिट, ऑर्बिट को सेल भी कहते हैं, तो सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हो, देन द शील्डिंग इफेक्ट इज इन द ऑर्डर S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, जिसको मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, और ये बात बिल्कुल आपको सेट कर गई होगी। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन प्रोड्यूस करेगा, एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन, तब P, तब D, तब F। अब नोट करके एक बात लिखिए, लिखा शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट अलाउड इन, शील्डिंग का जो इफेक्ट है वो अलाउड नहीं होगा किसमें, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस। तो इन तीनों को देखिए, हाइड्रोजन है तो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस है, यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, लिथियम 2 प्लस है, लिथियम की एटॉमिक नंबर 3, 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब लिथियम 2 प्लस में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1। तो इन सभी सिस्टम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट अलाउड इन uni electron system like this since they contain only one electron and no other electron is present to cause shielding। जैसे मैं कहूं कि ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन को सील्ड करने के लिए क्या यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, नो नहीं है, तो इस पे कोई शील्डिंग या स्क्रीनिंग नहीं लग रहा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की बात यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं होगी। ओके, तो अब हम लोग स्लैटर्स रूल की बात करेंगे, जिसको सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने बतलाए हैं, कुछ रूल्स बतलाए हैं। लिखा, रीअरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और आयन एज, इस तरीके से किसी एटम आयन का कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करना है। किस तरीके से, 1s लिख देना है, 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2s 2p के इलेक्ट्रॉन को एक ग्रुप में, 3s 3p को एक ग्रुप में, 3d को अलग, 4s 4p को एक ग्रुप में, 4d को अलग,
4f को अलग, वैसे ही 5s 5p को एक ग्रुप में, 5d को अलग, 5f को अलग। तो ऐसे हमको इसी लिख के रीअरेंज कर लेना है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। दूसरा आइए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट टेकन। मतलब अभी अभी समझाया था आपको कि मान लो आपका इलेक्ट्रॉन ये है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हो और एटम के सेल्स ये भी है ये भी है, तो इस पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन लग रहा होगा उसको सील्ड करने के लिए क्या ये इलेक्ट्रॉन का भी उसको सील्ड करने में कोई कंट्रीब्यूशन होगा, कोई सहयोग होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इसके आउटसाइड आया है, इसके राइट साइड में आया है। तो उसी बात को लिखा गया कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके इसी में अगर राइट साइड में इलेक्ट्रॉन आया है तो फिर उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर एटम में 3p में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हो, तो 3p में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका 4s 4p में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स द्वारा उस इलेक्ट्रॉन के लिए कोई सिग्मा प्रोड्यूस नहीं होगा, वो उसको स्क्रीन नहीं करेगा। वैसे ही मान लो कि 2s या 2p में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो, तो इनका सिग्मा के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो 3s 3p 3d आए हैं वो 2s 2p के बाद वाले ग्रुप में आए हैं, राइट साइड में आए हैं, तो ये उनको स्क्रीन नहीं करेगा। अगली बात लिखी गई, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns एंड np ऑर्बिटल। जिस किसी को भी आप लिए हो कोई पर्टिकुलर, जैसे ns np कहने का मतलब 2s 2p भी हुआ, 3s 3p भी हुआ, तो कहा बस इतना कहा गया कि इलेक्ट्रॉन आपका ns या np में मौजूद है, 2s 2p में हो, 3s 3p में हो, 4s 4p में हो, 5s 5p में हो, इलेक्ट्रॉन ns या np में मौजूद है। तब लिखा ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 या 0.35, पढ़ो इसको, यूनिट इज टेकन फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns एंड np ऑर्बिटल। कहा गया कि आपने जिस इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकालना है वो अगर ns या np वाले ग्रुप में है, ns और np वाले ग्रुप में है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा, जैसे मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसा लिखा ns2 np5, अब np के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सिग्मा, या इसको 3s2 3p5 कर दिया, 3s2 3p5, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना था, तो इसके इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा लो, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन देख ही रहे, उसका सिग्मा तो उस इलेक्ट्रॉन पे, जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर किए हैं वो तो कोई स्क्रीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बाकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? टोटल 3s और 3p मिला के 7 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका अंडर कंसीडरेशन था, बाकी बच गए 6। तो बाकी के जो 6 बच गए उसके लिए कहा ये कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 यूनिट इज टेकन फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns एंड np ऑर्बिट। मतलब यहां जो बाकी के 6 बच गए उसके लिए 0.35 हर इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा में। ओके, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको सिग्मा निकालना था तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जो 6 बचे उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आगे आइए, ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 यूनिट इज टेकन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1th ऑर्बिट। मतलब ns और np से पहले वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सॉरी, ये 0.35 नहीं है बच्चों, ये है
ये तो 0.35 ही था, ये फोर्थ वाला पॉइंट, ये 0.85 है। ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 यूनिट, 85 यूनिट is taken for all electrons present in n-1th orbit। NSNP वाले के लिए आपको 0.35 लेना था, और उसके जस्ट पहले वाले ऑर्बिट पे मौजूद सभी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चे? 0.85। लास्ट पॉइंट में आओ। A contribution of 1 unit is taken for the electrons present in n-2, n-3 and all other inner orbits। मतलब NSNP वाले के लिए आपको 0.35 लेना है, फिर कहा कि n-1th वाले के लिए आपको 0.85 लेना है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसके पहले n-2th, n-3, उसके पहले जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनमें मौजूद सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू लेनी है 1। तो ये तीनों रूल आपको अब याद हो गया होगा। अब देखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनडी और एनएफ ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर एनडी या एनएफ में मौजूद हो उसके लिए सिग्मा का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो लिखा ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 यूनिट इज टेकन फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग फ्रॉम एनडी और एनएफ ऑर्बिटल्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एनडी और एनएफ में मौजूद है तो उसमें उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा जो स्क्रीनिंग होगा उसके लिए सिग्मा की वैल्यू हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लेना है? 0.35। ओके, अगली पॉइंट लिखा ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 यूनिट is taken for all the electrons present in left side of configuration। मतलब ये कि एनडी और एनएफ से पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एनडी और एनएफ में जो आए थे उनमें एक को हटा लो जिसपे आप कैलकुलेट कर रहे हो, बाकी एनडी एनएफ में एक के अलावा जितने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स थे उन हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 लेनी थी, और उसके लेफ्ट साइड में एनडी और एनएफ से पहले आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा की जो वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है? 1। तो ये हुआ मेथड एनडी एनएफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो सिग्मा के कैलकुलेशन। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मैं करके दिखाता हूं कि कैसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट या जेड इफेक्टिव निकालेंगे। ओके ओके, तो सोडियम को लिया और सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है और जेड इफेक्टिव भी निकालना है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s1, यह ग्रुपिंग कर लिया 1s 2s 2p एक ग्रुप में, 3s एक ग्रुप में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है सिग्मा। तो आउटर मोस्ट सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें इसके लिए सिग्मा निकाल रहे हैं तो ये खुद को तो स्क्रीन नहीं करेगा, तो इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू हुई वो 0, आउटर सेल ये हो गया, तो यहां से सिग्मा इक्वल टू 0 इंटू एनएसएनपी में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता था तो एक इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एनएस और एनपी के बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 लेते थे। तो 0 इंटू एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए तो निकाल ही रहे हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन क्या बचा इसमें? 0, और उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू हुई 0 इंटू 0.35 प्लस, अब देखो ये आपका NS हो गया, ये n-1th हुआ। अब इस n-1th में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8, और n-1th में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन NS या NP में मौजूद होता था
तो n-1th में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की जो वैल्यू होती थी वो 0.85 होती थी। तो प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 इंटू 0.85 प्लस, अब देखो ये n-2th हो गया, ये nth था, इसके लिए निकाल रहे थे, ये n-1th और ये क्या हुआ बच्चे, n-2th। तो n-1th से लेफ्ट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सभी के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, 1। तो प्लस 2 इंटू 1। तो यही सोडियम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा कैलकुलेट हो गया। अब बस मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो, 0 से 0.35 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ गया, तो इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 8 40, 8 8 64 68, डिसिमल 0.85 था तो 6.8 लिख दिया प्लस 2। अब 6.8 प्लस 2 को ऐड कर लो तो क्या आया तुम्हारा ऐड करने पे, 8.8। ये आ गया सिग्मा सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब निकालो जेड इफेक्टिव इसके लिए। तो जेड इफेक्टिव फॉर्मूला था जेड माइनस सिग्मा। सोडियम के लिए निकाल रहे हो तो सोडियम की जेड कितनी है, एटॉमिक नंबर 11 और सिग्मा कितना आया 8.8। तो 8.8 है, 11 से 8.8 घटा दो तो 2.2, जेड इफेक्टिव 2.2 ये चला आया सोडियम के लिए। अब इसी ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चे पोटेशियम। तो अब मैं पोटेशियम के लिए निकाल के दिखाता हूं। तो एग्जाम्पल 2 लिया, पोटेशियम। पोटेशियम हो गया 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। इस ग्रुपिंग में कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अलावा ns में मौजूद नहीं है। तो निकालो सिग्मा इक्वल टू 0 इंटू 0.35 प्लस ये n-1th हुआ बच्चों। तो n-1th में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। तो 8 इंटू 0.85 प्लस, अब ये बाकी n-1th से लेफ्ट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सभी के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लीजिए, 6 + 2 8 + 2 10, तो प्लस 10 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, 8 इंटू 0.85 करोगे तो अभी किए थे 6.8 आया था, तो इक्वल्स टू 6.8 प्लस 10। अब 10 और 6.8 को ऐड कर दिए तो यहां से क्या चला आया 16.8। अब यहां से जेड इफेक्टिव देख लो, तो जेड इफेक्टिव आ गया आपका, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19 थी तो जेड 19 हो गया और सिग्मा चला आया 16.8। तो यहां से आप सिग्मा देख लिए, सॉरी जेड इफेक्टिव निकल गया है आपका 2.2। इसको घटा करके लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया 2.2। अब देखो सोडियम के लिए निकाले थे तो सोडियम के लिए कितनी आई थी 2.2, पोटेशियम के लिए निकाले तो भी कितनी आई 2.2। सोडियम और पोटेशियम ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इसका मतलब समझना होगा कि अगर सेम ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव कैसा रह रहा, कांस्टेंट।
सोडियम के लिए जो था वही वैल्यू किसके लिए आई, पोटेशियम के लिए। तो यहां से कंक्लूजन आया हमारा कि सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करने पे, और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस कंक्लूजन को पहले लिख दें, तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया जेड इफेक्टिव के बारे में। ऑन मूविंग फ्रॉम top to bottom in a group, comma, Z effective almost remains constant. Almost remains constant. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल 3, मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12 हुआ। अब इसकी ईसी लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहां देखिए, आप मैग्नीशियम के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकाल दें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप निकाल ही रहे हैं, बाकी कितना इलेक्ट्रॉन 3s में बचा रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचा रहा। तो अब इसमें मौजूद एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप लेंगे 0.35, ये n-1th है। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब टोटल यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको 0.85 लेना है, और इसके पहले वाले सभी के लिए क्या लेना है, 1 लेना है। तो अब यहां से सिग्मा निकाल लीजिए, 1 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस कितना आ गया 2 इंटू 1। तो अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ऐड कर लीजिए। यहां से तो किए थे हम लोग 6.8 आया था, 6.8 ही था ना, यस 6.8 आया था, प्लस 2। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ आ गया 0.8 0.5। यहाँ तो 8 0 है, तो पहले आ गया 0.5, और फिर आया 8 3 11, 11 का 1 लिख दिए, 1 रहा रिमेनिंग, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9, 9.15 आया। ये बस ऐड कर दिए, एडिशन आपको आता होगा। अब जेड इफेक्टिव इसके लिए निकाल लीजिए, तो जेड कितना है मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12, तो 12 माइनस 9.15। अब 12 से 9.15 को घटाओगे तो आपका चला आया 2.85, 2.85। तो ये जेड इफेक्टिव किसका हो गया बच्चे, मैग्नीशियम का। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल 4 देता हूं, आप अपने से निकालिए, अब मैं कुछ नहीं बतलाऊंगा। अल्युमिनियम का ये निकाल लीजिएगा, हाँ या मैं ही निकाल के आपको दिखा देता हूं अल्युमिनियम का भी। सोडियम का आपका निकला था जेड इफेक्टिव 2.2, पोटेशियम का निकाला था 2.2। अब मैं अल्युमिनियम का निकाल के आपको दिखा देता हूं। ये आप लोग निकाल लोगे, आप ही लोग निकाल लेना, मैं ग्रुपिंग बना देता हूं। 1s2 2s2 2p2 3s2 3p1, ये इसका ग्रुपिंग करके कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो तो np में है, और इसमें इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, तो सिग्मा की वैल्यू निकालोगे तो सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू 0.35 प्लस n-1 में 8 है, 8 इंटू 0.85 और प्लस 2। अब दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया 0.7, 0.7 प्लस ये कितना आ गया बच्चे 4, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40,
8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64 और 4 68, तो ये तो 6.8 ही आ रहा था, और प्लस 2 6.8 में 0.7 जोड़ोगे तो ये चला आया तुम्हारा 0.7, इसमें ऐड करोगे तो ये चला आया 7.5, और 7.5 में 2 जोड़ोगे तो 7.5 प्लस 2 9.5, तो इसको ऐड करके मैंने लिखा 9.5। इसकी जेड कितनी थी 13, तो इसके लिए अब जेड इफेक्टिव लिख दिया, जेड इफेक्टिव 13 माइनस 9.5, तो 13 माइनस 9.5 देखो कितना चला आया 9.5 है, तो उधर 0.5 बच गया और इधर 3.5। अब चलो थोड़ी और बातें समझते हैं। ये सोडियम रहा, ये मैग्नीशियम रहा, ये अल्युमिनियम रहा, 11 12 13, these all are elements of थर्ड पीरियड। सोडियम के लिए आपकी जेड इफेक्टिव आई थी 2.2, मैग्नीशियम के लिए जेड इफेक्टिव आई 2.85, मैग्नीशियम का 2.85, और अल्युमिनियम के लिए जेड इफेक्टिव निकाला अभी अभी 3.5। तो आप क्या देख रहे हो, पीरियड में ये सेम पीरियड एलिमेंट्स हैं, तो जैसे जैसे पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा। ओके, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू आपने देखी सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की है और मैग्नीशियम से ज्यादा अल्युमिनियम की है। तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया। अब मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं, यहां दूसरे कंक्लूजन को लिखता हूं। On moving from left to right, left to right in a period, comma, Z effective increases। ये अपवर्ड एरो इंक्रीज के लिए, ये फॉर इंक्रीज, यहां ब्रैकेट में लिख दिया कि आप भूल जाएं तो फिर इसको देख लें। फॉर इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो लिखेंगे तो फॉर डिक्रीज होगा। तो दो कंक्लूजन आ गया। पीरियोडिक टेबल में रिलेशन हम लोग यही पीरियड और ग्रुप के अलोंग देखते हैं। तो जेड इफेक्टिव के बारे में हमने देखा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पे जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ओके, अब आइए आयरन के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव और सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। तो आयरन की इसी को लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ग्रुपिंग बनाना आपको सिखाया था, वैसे ही ग्रुपिंग बना के लिख दिए। अब हम पहले आयरन के 4s इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, 4s इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा इक्वल्स टू, देखिए 4s आपका nth हुआ और ns में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 था, तो एक के लिए तो आप निकाल ही रहे हैं, बाकी एक जो बचा उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35, तो 1 इंटू 0.35 प्लस, अब ये n-1th ये पूरा हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो 2 + 6 + 6 2 6 8 6 14, और इसके हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.85, तो 14 इंटू 0.85 प्लस, अब इसके लेफ्ट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सभी के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 हो गई। इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए, 6 2 8 और 2 10, तो +10 इंटू 1। अब इसको
मल्टीप्लाई करके लिख दिया 0.35 प्लस 0.85 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 8 चौका 32 और 2 34 5 और 8 0 5 4 9 8 3 11 तो ये आपका चला है 11.49 0.85 था तो 11.9 0 प्लस 10 अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये 5 0 5 3 9 12 2 पॉइंट 11 1 12 10 22 तो 22.25 ऐड कर लीजिएगा 11 10 21 और ये आ गया 1.25 22.25 अब यहां से जेड इफेक्टिव निकल गया तो 26 माइनस 22.25 तो 26 से 22.25 घटाएंगे तो 3.75 ओके तो 4s वाले के लिए समझ गए आप। अब आइए इसी के 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। तो जब 3D इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 3D के आउटसाइड में राइट साइड में 4s आया है तो आपको हमने सिखाया किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के राइट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कंट्रीब्यूशन 0 वो कोई स्क्रीनिंग क्रिएट नहीं करेंगे तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर नहीं रहे। अब रूल बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन Nd या Nf में मौजूद हो तो Nd या Nf में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक को छोड़ दो क्योंकि उसके लिए तो सिग्मा कैलकुलेट ही कर रहे हो बाकी जितने बच गए उन सभी के लिए 0.35 और उसके पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 था तो यहाँ 3D में 6 था इसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो एक को छोड़ दो बाकी कितने बच गए 5 तो उन 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका सिग्मा 5 इंटू 0.35 प्लस कितने बच गए बच्चों इसके अलावा आप देखो तो 6 to 8 6 14 to 16 to 18 तो प्लस 18 टाइम्स 1 अब ये कितना चला आया 5 इंटू 5 25 3 इंटू 5 15 और 2 17 तो 1.75 प्लस 18 इक्वल्स टू 19.75 ये सिग्मा हुआ 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहां से देयरफॉर जेड इफेक्टिव तो जेड इफेक्टिव आपका हो गया 26 माइनस 19.75 अब इसमें से घटाओगे 19.75 को तो यहां से चला आया आपका 6.25 तो आप देख सकते हो कि जब आप 4s इलेक्ट्रॉन के लिए आयरन एटम में जेड इफेक्टिव निकाले तो आपका 3.75 था और जब 3D के लिए निकाले तो आपका 6.25 था। इसका मतलब यह हुआ कि आयरन एटम में 4s इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस द्वारा कंपेयर टू 3D इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू हाई है ज्यादा है मतलब 3D electrons is attracted more tightly with nucleus compared to 4s electron. ओके तो ये स्लेटर्स रूल हम लोगों ने देखा। थैंक यू।